हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि कल ही यानी 26 नवंबर को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में जानकारी होना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और भारत के संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए वेरियस क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ या जितने भी तंत्र हैं सरकार के, भारत के संविधान के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिलेबस में भी, कुरिकुलम में भी आ चुका है और बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो भारत के संविधान यानी के बारे में खास तौर से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसकी जानकारी हर एक नागरिक को होना बहुत जरूरी है। और इस चीज़ के लिए जो जिला विधिक प्राधिकरण है, और हर जिला में क्या कहते हैं लोगों के अंदर में लीगल अवेयरनेस यानी कि भारत के संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए काम करती है। प्लस बहुत सारे लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, जो निसहाय लोग होते हैं, जो महिलाएं होती है, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं मुहैया कराया जाता है लीगल अवेयरनेस के लिए, और लीगल एड भी दिया जाता है। तो जनरली डेट इज जैसे कि हमारे देश में जब जी रहे हैं तो जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको भारत के संविधान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो जनरली जो हमारे पास जो है भारत के संविधान में 6 हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में नंबर 1 क्या, राइट टू इक्वलिटी यानी हर एक आदमी इक्वल है, हर एक आदमी बराबर है। राइट टू फ्रीडम, हर एक आदमी आज़ाद है। उसके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके अलावा हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो टोटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा है चेरिश एंड फ्लोरिश द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड में है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद फोर्थ है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। उसके बाद फिफ्थ में है प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्टरल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। बिल्कुल, महिलाओं के साथ अगर कोई आपत्तिजनक कोई प्रथाएं हैं तो उसके बारे में बात करने की जिम्मेदारी सब किसी की है। इनफैक्ट ये फंडामेंटल ड्यूटी है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for the living creatures. 8 में है develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. 9th में है safeguard public poverty and to endure violence. 10th में strive towards excellence in all sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavors and achievements. उसके बाद 11 में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। ये है टोटल जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। दोस्तों, हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। इनफैक्ट हमें जो टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है तो सारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करने की जरूरत है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अलग अलग कानून के बारे में सारे लोगों को जानकारी की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, जो उसको कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे आजकल नशा, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है नशा करते हैं या बहुत सारे लोग नशा करते हैं, तो उसमें भी कुछ कानून है। कुछ किसी चीज़ का अगर नशा करते हैं तो वो सख्ती से बरता जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इनफैक्ट मतलब जिंदगी जीने के लिए जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप लर्न करने का कोशिश करें। चलिए, अब लर्न में ये हो जाता है कि भाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारे समाज में है, समाज में बच्चों को, लोगों को कैसे बताया जाए। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज यानी भारत के संविधान के बारे में जानकारी होना सारे लोगों की जरूरत है। सारे लोगों, दैट इज द नीड ऑफ टाइम, मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। और बहुत सारे लोग भारत के संविधान के बारे में नहीं जानकारी में होने की वजह से या उनके अंदर में कम जानकारी की वजह से उसको बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि क्लियरली आपका है कि इक्वलिटी, हर एक आदमी इक्वल है, लेकिन अगर समाज के स्फीयर में अगर देखा जाए तो इक्वलिटी नहीं है। एक जो कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, तो
यहाँ पर देखा जाता है कि इक्वल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हर एक आदमी, हर एक इंडिविजुअल आपका इक्वल है। और आप लोग जानते भी होंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार सेम है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, किसी ऑफिसर्स हो, किसी प्रोफेसर हो, किसी साइंटिस्ट हो, या फिर कोई मजदूर हो, सब कोई इक्वल है। और आप नमाज के लिए जब जाते हैं तो एक सफ में खड़े होते हैं तो सारा लोग इक्वल है। तो इक्वलिटी को प्रमोट करने की जरूरत है, बराबरी को प्रमोट करने की जरूरत है। और यहीं पर बात आ जाती है कि बराबरी प्रमोट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहीं पर बात आ जाती है हमारा जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज यानी कि आप किसी भी मजहब के मानने वाले हैं तो आप मजहब के धर्म ग्रंथों को अगर देखें तो आपको हर एक धर्म ग्रंथ में सारे लोगों को इक्वलिटी का दर्जा दिया गया है। प्लस जितने भी मैसेंजर्स आए हैं सारे लोग जो है इक्वलिटी का दर्जा दिए हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं कुछ लोग हैं जो किसी को कम समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोरिलेटेड टू द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, यानी हर चीज को अगर लेकर के आए, अगर माइनॉरिटी अगर देखें तो सारा चीज जो है ना आपका यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पर है। यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज वही जो बताया आपको, मतलब टोटल जो है ना क्या कहते हैं 12 से लेकर के 15 तक, कि आप झूठ ना बोलें, आप गिबत ना करें, आप चुगलखोरी ना करें, आप बहतान ना फैलाएं, और आप अहंकारी ना हो, आप हिंसा ना करें, उसके अलावा आप प्रेम भाव से रहें, निस्वार्थ भाव से काम करें, और आपके दिल में क्या कहते हैं लालच, हसद, बुग़्ज़, ये सारा चीज़ है। तो ये सारा चीज़ अगर आपके अंदर में नहीं होगा तो आप सारे लोगों को बराबर समझिएगा, इक्वलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज इसको क्या कहते हैं क्लोजली रिलेटेड। तो इसलिए वही कहना कि आज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तो उसमें यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जो 1986 का जो क्या कहते हैं एजुकेशन कमीशन था उसमें भी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था। उतना ही नहीं, उससे पीछे अगर जाए तो हमारे नबी आया तो हमारे नबी ने भी क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, इंसानियत को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किए। उससे पहले भी जितने भी धार्मिक जितने भी मैसेंजर्स आए सब ने जो है ना क्या कहते हैं मानवता को, मानवीय मूल्य को फैलाने के लिए बहुत सारा जो है ना मैसेंजर्स मैसेज दिए हैं। इवन के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, हर जगह अगर देखिए तो मानवता के बारे में ही बात की जाती है। और नाउ ए डेज अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी इज थ्रेटेन्ड, इंसान के अंदर में इंसानियत खत्म होती जा रही है, हमारे अंदर में बिखरती होती चली जा रही है, हमारे अंदर में जो इंसानियत का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कैरेक्टर खत्म होता जा रहा है। वो गालिब साहब जो कह रहे थे शहर में था कि हर आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना, तो आदमी तो है लेकिन इंसान में डिग्रेडेशन हुआ है। प्लस जो आजकल जो हमारे इंटरनेट की दुनिया में आने के बाद, सोशल मीडिया हो चीज आने के बाद हम एक मशीन की तरह से बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग रोबोट्स, चूंकि और उसी में जो हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं यूनिवर्सल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कुछ लोगों के अंदर में ऐसा आ जाता है कि ही इज द मैन विद इमोशनलेस, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिसके अंदर में इमोशन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर में रहम नाम का चीज नहीं होता है, दे लैक रिमोर्स। तो भाई रहम किस में नहीं होता है? मशीन में नहीं होता, लेकिन जहां तक अगर देखा जाए तो इंसान के अंदर में तो रहम होता है। और जैसे कि एक पर्सनालिटी जो अलग अलग पर्सनालिटी जो एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले होते हैं उसका रहम खत्म हो जाता है, वो चोरी करते हैं, वो डकैती करते हैं, वो क्या कहते हैं तरह तरह की बुराइयां करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? रहम नहीं होने की वजह से। और उसके अंदर में इगोइस्ट होता है, अहंकारी, अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, तो जिसकी वजह से ये करते हैं। तो इसलिए मतलब मानवीय मूल्यों को फैलाने के लिए, बराबरी को फैलाने के लिए, भाई अगर कोई वही क्या कहते हैं पुरुष है, महिला है, बूढ़ा है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, सारे लोग इक्वल हैं, हर एक आदमी इक्वल है। तो इस भावना को क्या कहते हैं फैलाने की जरूरत है। और इस चीज के लिए बात ये आ जाती है कि कहता है कि सबसे पहले तो हमको अपने आप में सुधार करनी है, और अपने आप में सुधार करने के बाद हमको दूसरे में भी सुधार करने की जरूरत है। ईच वन टीच वन की भावना से काम करने की जरूरत है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, यानी हर एक आदमी आजाद होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज का चले जाना, अंग्रेज यहां से चले गए। फ्रीडम का मतलब महात्मा गांधी जो कहते, जो आजादी दिलाना चाह रहे थे कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी फ्री। यानी फ्री का मतलब क्या हो गया कि आपको इमोशनल फ्रीडम चाहिए, साइकोलॉजिकल फ्रीडम चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, हर तरह से आपको फ्री होना चाहिए। कोई भी आदमी आपको क्या कहते हैं प्रताड़ित न कर पाए, कोई भी आदमी आपको क्या कहते हैं अपने अंदर में दबा करके न रख पाए। लेकिन एक चीज देखी गई है कि आदमी का जो फ्रीडम है जो है ना, मतलब आदमी का जो कोई भी आदमी अगर देखिए तो जिंदगी में अगर देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से उसकी आजादी में हनन किया जाता है। जैसे एक छोटा सा मिसाल देता हूं कि हमारे बच्चे वो करियर चूज करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ बच्चों को करियर चूज करने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके पेरेंट्स बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके रिश्तेदार के लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो फ्रीली, जैसे होता है बहुत सारे बच्चों को, किसी को मन करता है जर्नलिज्म की तरफ करियर बनाने का, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, उसके माता चाहती है कि इंजीनियर बने, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसके भाई अलग चाहते हैं, उसके समाज के लोग अलग चाहते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो
इंडिविजुअल पर, उसका जो है ना क्या, जो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके रिलेटिव हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उसका जो है ना आज़ादी पर आघात होता है। उसके अलावा दूसरी आज़ादी पर आघात ये होती है कि कुछ बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट शादी अपनी मर्जी से ही होना चाहिए। हमारे नबी ये कहें कि शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। और वाकयात अगर देखिएगा, उन्होंने अपनी बेटियों को जो शादी किया तो बाद तब पूछे, एक लड़का को भी चाहिए कि लड़की से बात करे और लड़की को भी चाहिए कि लड़का से बात करे, एक दूसरे को पसंद करे और पसंद करने के बाद शादी करे। तो लेकिन उसमें भी बहुत जगह होता है कि लड़का लड़की को मतलब उसके पसंद के हिसाब से शादी करने के लिए नहीं दी जाती है, बाधाएं उत्पन्न हो जाता है, तो उसके आज़ादी का हनन होता है। तो इस चीज़ के लिए भी मतलब बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि जब अगर बात आती है, तो जहां तक शादी के बारे में अगर बात आती है, तो ये आपका राइट है, आपका ह्यूमन राइट है। आप किससे शादी करेंगे ये आपका राइट है। लड़का को भी राइट है, लड़की को भी राइट है। तो उसका एक तरीका है कि कोई अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसके लिए जो है ना आप समाज के लोगों से बात कर सकते हैं। और समाज के लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ऊपर वाले ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा दिया है, लेकिन यह है कि कुछ मामले में वालिदैन का भी लिमिटेशंस है। जैसे कि बताया कि करियर को चूज करने में कोई अगर वालिदैन अगर बच्चों को अगर उसके हिसाब से करियर चूज करने के लिए अगर नहीं देता है, तो समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि वालिदैन को आप समझाएं। उसके अलावा बच्चे अगर शादी करने के लिए जाते हैं, तो शादी में भी अगर वालिदैन अगर उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो बच्चे उसको समझाएं। क्योंकि दो चीज में मैं सारे बच्चों से ये कहता हूं, सारे बच्चों ने सारे लोगों से मैं ये कहता हूं कि बी द फॉलोअर ऑफ ओन थॉट्स। सबसे पहले अपने आप को ये कीजिए कि बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाइए। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के लिए आपको जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को फॉलो कीजिए, और जो आपका जो मजहब है, जब जिस भी मजहब के मानने वाले हैं उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाएगा। उसके बाद बाकी चीजें जो है उसके बाद आता है, आपका मजहब भी आपको सिखाएगा कि वालिदैन के कितने हुकूक हैं और कितने फ़राइज़ हैं। आने वाले जनरेशन में आपके बच्चों के सब किसी जो है ये करेगा। उसके बाद आपको बी द फॉलोअर ऑफ योर ओन थॉट्स। लेकिन होता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि हमारे बच्चे पेरेंट्स के कहने पर करियर चूज कर लेते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। पेरेंट्स के कहने पर शादी कर लेते हैं, आगे कामयाबी नहीं हो पाती है। तो आपको आपका एक बिल्कुल ये है क्या कहते हैं, आज़ादी है आपको। ये आज़ादी को आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको जो नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा और भी बहुत तरह का बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी में कर्ज के मुब्तला हो जाते हैं, और कर्ज लेने के बाद वो कर्ज वालों को कर्ज अदा करने में जो ना बहुत तरह का एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। और पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे कि जो महाजन साहब लोग हुआ करते थे, लोगों का कर्ज देने के बाद उसके बदले में ज़मीन ले लिया करते थे, उस तरह की चीज़ें वो रहा है। और अभी भी है। बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ लोगों को जो है ना कर्ज देते हैं, और जो लोग कर्ज लेते हैं और फिर उसका गुलाम बन करके रह जाते हैं, उसके जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरा करने लगते हैं। तो इनफैक्ट ये होता क्या है कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, अपने इस पर एहसानात के बुनियाद पर उसको जो है ना दबाने का कोशिश करते हैं, उसके आज़ादी को छीनने का कोशिश करते हैं, उसके इमोशनल आज़ादी को छीनने का कोशिश करते हैं, उसके मेंटल आज़ादी को छीनने का कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं स्पिरिचुअल आज़ादी को छीनने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम इज नीडेड। ठीक है, अगर किसी से अगर कर्ज लेते हैं या कोई अगर आपको कर्ज देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसके बेसिस पर आप उसको क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट करें। और जनरली एक चीज़ देखा गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फॉर द फ्यू डिकेड्स कि ये लोग जो है एक दूसरे को जो है ना मतलब कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। तो मतलब माने जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करते थे, लोग गुलाम रखा करते थे, तो आज अलग तरह की गुलामी हो गई कि मेंटली लोगों को, साइकोलॉजिकली, इमोशनली लोगों को जो है ना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। इनफैक्ट मतलब फ्रीडम का मतलब क्या होगा कि यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अपना फ्री होना चाहिए। कोई भी आदमी आपको ये नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसके विक्टिम रहे हैं। उसके बाद थर्ड में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी आदमी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके रिश्तेदार हो या कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए जैसे कि पेरेंट्स अगर है तो पेरेंट्स के भी कुछ ड्यूटीज हैं, तो कुछ राइट्स हैं, तो कुछ ड्यूटीज भी हैं। जैसे कि बताया कि मतलब एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले ने ऐसे ही क्या कहते हैं, माँ के कदमों के तले जन्नत और वालिद को जन्नत का दरवाजा ऐसे नहीं दिया है, क्योंकि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में। और मैं धर्म गुरुओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि जब आप वालिदैन के हुकूक के बारे में बयान करें, तो उतना बैलेंस अपने बच्चों के हुकूक के बारे में बयान करें। तो वहां पर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑल पेरेंट्स, लेकिन कुछ पेरेंट्स देखा जाता है कि हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, हर तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं या फिर उसको इकोनॉमिक वायलेंस करते हैं, और फिर तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी, समाज का भी कोई आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए।
तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपके खिलाफ अगर कोई अगर एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है तो उसके अब बात कीजिए, आप अपनी बातों को रखिए, रिश्तेदार के लोगों के सामने में रखिए, समाज के लोगों के सामने में रखिए। तो जनरली ये देखा गया है कि जनरली जो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, हमारी महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। और अभी जो यूनाइटेड नेशन का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एक टारगेट है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी का मतलब लैंगिक समानता, यानी पुरुषों के और महिलाओं के अधिकार। तो अगर देखिएगा तो हमारे नबी ने कुरान में 14 साल पहले ही महिलाओं के अधिकार के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। शोहर का हक है तो बीवी का भी हक है, भाई का हक है तो बहन का भी हक है, मतलब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हर एक इंसान का, यानी हक़ुल इबाद, इंसान के हुकूक के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तरह से बयान कर दिया गया है। और वहां पर भी इंसाफ रखा गया, अदल, इंसाफ कीजिए, आप इंसाफ कीजिए, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कीजिए, आप किसी को प्रताड़ित मत कीजिए आप। और एक चीज एक्सप्लॉइटेशन में बता, सिर्फ फिजिकल वायलेंस, किसी को मारना पीटना और ये करना नहीं है, मतलब किसी को अपने जुबान से कोई गलत बात बोलना भी एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है, आपके जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ये होना चाहिए। और इस चीज के लिए एजुकेशन, वो नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो उन्होंने किस एजुकेशन के बारे में बात किया था? सारा मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में बात किया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। लेकिन आजकल फॉर द फ्यू डिकेड्स इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया कि एजुकेशन का मतलब उनको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना और साइंटिस्ट बनना। और मेन चीज जो आपका जो हम जो बात कर रहे हैं हमारे, ये क्या है? तरबियत का पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एक तरबियत का पार्ट है, मानवाधिकार तरबियत का पार्ट है, क्या कहते हैं, महिलाओं का अधिकार एक तरबियत का पार्ट है। तो किसी भी तरह से किसी भी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जनरली देखा गया है कि महिलाओं के साथ सदियों से दमन होते आया है, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, महिलाएं हमारी अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ रिसेंट रिपोर्ट में यह भी आता है कि महिलाएं अच्छा करके सशक्त होकर के पुरुषों को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है। अगर पुरुष को अगर राइट्स है तो ड्यूटीज भी है, महिलाओं को भी राइट्स है तो ड्यूटीज है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस करने के लिए वही एजुकेशन और वही एजुकेशन की जो बात कर रहा है कि चलिए हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में सीखते हैं, लेकिन समाज को भी मास एजुकेशन इज ऑल्सो नीडेड। तो मास को एजुकेट करने के लिए बाज़ाब्ता जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या कहते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिला विधिक प्राधिकरण है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो पंचायत के लेवल से वार्ड लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कराई जाती है, एक ये पार्ट है। प्लस उसको रोबस्ट बनाने के लिए फिर गवर्नमेंट भी इसमें पहल कर रही है और बहुत सारा चीज़ों को कराया जा सकता है। तो इस चीज के लिए एक एक आदमी को, हम तो कहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों को जो पढ़ाए जाते हैं कि हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके वार्ड लेवल तक एजुकेट करने के लिए भेजा जाए। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हमारे बच्चे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अच्छा बन करके जाते हैं, फिर माहौल में जाने के तो गंदे माहौल में चले जाने के बाद फिर वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो जो समाज का और बाहर का मतलब गंदा माहौल है, जो बुरे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, उससे हमारा क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम भी क्या कहते हैं डिग्रेड हो रहा है। तो इसको ये करने के लिए हो सकती है अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर चाह ले, और करती भी है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कुछ गाँव को क्या कहते हैं मॉडल के तौर पर ये करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एनएसएस से होता है, वो काम करती है। फिर भी इसको रोबस्ट बनाने के लिए सारे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ उसको जो नियर बाई एरियाज होता है, नियर बाई एरियाज में, गाँव में, मोहल्ले में लोगों को जाकर के एजुकेट किया जा सकता है। तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जिस तरह से क्लासरूम में जो डिसिप्लिन होता है, क्लासरूम में जब टीचर जब पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट हमारे जो पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस तरह का माहौल जो है ना, क्लासरूम जैसा माहौल समाज के हर एक तबके में हो। आप अगर गांव में अगर होते हैं तो परिवार में हो, परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स में भी हो। उसके अलावा आपका वार्ड में है, वार्ड के बाद आपका गांव है, गांव के बाद पंचायत है, पंचायत से आपका जिला है, जिला से क्या कहते हैं राज्य है, राज्य से क्या कहते हैं देश है, देश से विश्व है। इवन के अलग अलग जगह है, जो आपका पार्लियामेंट में है, विधानसभा है, विधान परिषद है, क्या कहते हैं, उसके अलावा लोकसभा है, राज्यसभा है, हर जगह डिसिप्लिन को लाने की जरूरत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को भी अगर आगे किया जाए तो एक अचीव किया जा सकता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल, आप जिस भी मजहब के मानने वाले हैं, अपने मजहब को आप मानिए। और मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले जो धर्म स्पिरिचुअल लीडर्स को सबसे आगे किया जाए, और बिल्कुल मास लेवल, कलेक्टिव लेवल पर अलग अलग मजहब के जो धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु आगे मिल करके जो है ना सब लोगों को अवेयर किया जाए। क्योंकि कोई भी मजहब जो है ना बैर नहीं सिखाता है। और जहां तक अगर देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत सारा काम किए। और हमारा मजहब, हमारा कुरान कभी ये नहीं कहता है
कि क्या कहते हैं किसी भी मजहब के प्रति कोई ये नहीं कहा गया है। सारे मजहब को बराबर का दर्जा दिया गया, सारे इंसान को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो ह्यूमैनिटी मतलब रिलीजन का मतलब क्या हो गया, एक अच्छा इंसान बनना, और जो भी अच्छा इंसान होगा वो किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देगा। और ये बात इट हैज बीन ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मानव को मानव से ही खतरा है। तो वही जो बताया कि 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो अपना अच्छा चाहते हैं और समाज के दूसरे को भी अच्छा करना चाहते हैं। एक वो है जो अपना अच्छा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम मेरे जैसे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। एक वो है जो अपनी मतलब फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान करते हैं। तो अब देखा जाए कि इस कैटेगरी में मतलब जो थर्ड कैटेगरी है वो अच्छा नहीं है भाई। जो एनिमल किंगडम में है, अगर अब देखिएगा एनिमल किंगडम में अगर शेर अगर है तो वो दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर चला जाता है और अपना जिंदगी जीने के लिए दूसरे को जो है उन्माद फैलाता है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना हो कि आपके जहाँ से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। और यह है कि चलिए अगर आपका भी भला दूसरे का भी भला तो अफजल चीज़ है। हमारे नबी इसी चीज़ के बारे में बात की है और जितने भी पैसेंजर्स आए, जितने भी धर्मगुरु हैं, इसी चीज़ के बारे में बात की है। तो इसमें भी अब देखा जाए तो ज़्यादा नंबर किस में है, तो उसमें भी ये करने की जरूरत है निस्वार्थ भाव से आप हम लोगों को क्या कहते हैं ये है। और हमारा मजहब बिल्कुल मतलब एक साथ जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, सलीका सिखाता है। और उसको सिर्फ जैसे कि हमारा कुरान है वो अरबी में लिखा हुआ है, तो अरबी की चीज़ों को बहुत सारा चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसको बिल्कुल ट्रांसलेट करके आप ये कीजिए उसको। और कुरान का जो कई चीज़ में इंग्लिश में हिंदी में आ चुका है उसको ये कीजिए। और बाकी जितने भी जो अच्छे धर्म ये हैं, जैसे कि ये देखा गया है कि जो धार्मिक लोगों के बारे में भी ये पाया गया है कि कुछ लोगों को हदीस के बारे में, शरीयत के बारे में बिल्कुल सही जानकारी होती है और कुछ लोगों को थोड़ा सा कम जानकारी होती है। तो जनरली जो गांव देहात में जो मदरसा से जो पढ़े हुए होते हैं तो उन लोगों को कम जानकारी होती है, लेकिन जो बाहर से जो पढ़ करके जाते हैं, जो अच्छी पकड़ होती है, उन लोगों को भी डिसिमिनेट किया जाए, अच्छी जानकारी को भी समाज के सबसे निश्चित स्तर तक फैलाया जाए। तो उसके लिए बाज़ाब्ता सरकार से भी मिल करके कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है। तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि हर जिला में जो क्या कहते हैं नागरिक एकता मंच है, अलग अलग मजहब के लोग, या फिर जो क्या कहते हैं जिला में जिला विधिक प्राधिकरण है, उसके थ्रू से भी जाया जा सकता है। बाकी स्कूल में, कॉलेज में, मदरसा में ये सारा तबलीग को करे तो बात की जाती है। तो बल्कि ये है वही है जैसे कुछ कंट्रीज जो एडवांस कंट्रीज है वहां पर धर्म गुरुओं को आगे किया जाता है। और वही है, यही हकीकत है, यही हकीकत है दोस्त। दुनिया ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाया है, दुनिया बनाने के बाद ऊपर वाले ने इंसान को जीने का सलीका बताया है। और इंसान को जिंदगी जीने का सलीका बताने के लिए वो आपको क्या कहते हैं अपने जो आसमानी किताब को भेजे है। और आसमानी किताब को समाज के लोगों तक मतलब अगर पहुंचाया जाए, सारा लोग जो आसमानी किताबों में जो बातें लिखी हुई है, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, तुरेत हो, अंजील हो, जबूर हो, या गौतम बुद्ध का जो ये है, और बाइबिल क्या कहते हैं जैन धर्म का जो है, या जो भी जितने भी मजहब की चीज़ों को देखेगा तो सारांश एक ही चीज़ है, मानवता को। तो इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इनफैक्ट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस भी होना चाहिए ये फैलाने के लिए, या मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, एक नया मिनिस्ट्री भी डेवलप होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। वही चीज़ कि अब तक जो है ना जॉर्ज बर्नर साहब ने भी कहा था कि अब जबकि हम लोग क्या कहते हैं मछली की तरह से पानी में तैरना सीख लिए, चिड़िया की तरह से हवा में उड़ना सीख गए, अब एक चीज़ सीखने की जरूरत है, इंसान की तरह से जमीन में रहना। यस, बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इंसानियत को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को भी काम करने की जरूरत है। और बल्कि बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री एक किया जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, और उसमें नए नए डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, आदमी सही ढंग से रहे। क्योंकि होता क्या है कि एक आदमी नेक है लेकिन समाज में जाने के बाद जो है ना वो लोग उस तरह से उसके पीछे पड़ जाते हैं कि कह नहीं सकते हैं, वो उसका अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाता है। और विडम्बना ये देखी जाती है कि पहले के ज़माने में जो होता था, जो बुरे लोग होते थे, बदमाश लोग होते थे, उन लोगों को डर डर करके रहना होता था। अब ये है कि बेचारे जो शरीफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों को डर डर करके रहना होता है, वो ज़्यादा ये नहीं कर पाते। यानी कि हालांकि अगर देखा जाए तो रिसर्च और ये ऑब्जर्व ये किया गया कि जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों की संख्या कम है, लेकिन वो है कि वो लोग क्या ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और अच्छे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो बुरे लोग ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 2 to 5%, लेकिन अच्छे लोग वो संगठित नहीं है। तो एक आ गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अच्छाई को फैलाने के लिए सारे लोगों को आना पड़ेगा, और एक संगठन मतलब एक क्या कहते हैं यूनाइट टुगेदर। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब बोले कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर ऑल फॉर ऑल। यस, मानवीय मूल्यों को फैलाने के लिए हम सारे लोगों को एक साथ ये करने की जरूरत है। सारे लोगों को धार्मिक जो मज़ाहिब आप किसी भी जिस भी मजहब के हैं मानने वाले, उसको अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद आगे जनरेशन में प्रमोट कीजिए, समाज में प्रमोट कीजिए, हर जगह प्रमोट कीजिए।
उसी में सारा चीज, जितना भी फसाद है, सारा फसाद का जड़ यही है। तो आपको मतलब अपने मजहब में चलने की इजाजत आपका भारत का संविधान दे रहा है आपको। तो बिल्कुल बैलेंस्ड वे में हर एक इंसान का अपना क्या कहते हैं ये करने की जरूरत है। उसके बाद है आपका 5 में कल्चरल एंड क्या कहते हैं एजुकेशनल राइट। एस, अगर देखा जाता भारतीय संस्कृति जो है सदियों से हमारा देश का जो संस्कृति रहा है, कंपोजिट कल्चर रहा है। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग सोच के लोग एक साथ सदियों से मिलकर के रहते हुए हैं। यही हमारी खूबसूरती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और ये खूबसूरती विश्व में कहीं नहीं पाया जाएगा। भारतीय नारी एक जो है ना सशक्त नारी, इसका मिसाल रहा है। और हमारा कल्चर जो है ना, कल्चर मतलब एक सराफत कल्चर का बहुत बड़ा ही रहा। राजा राम क्या कहते हैं वो आपका स्वामी विवेकानंद साहब इस चीज को लेकर के करके कहते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में भी डिग्रेडेशन आ गया है। वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से हमारे अंदर में डिग्रेडेशन आ रहा है। और ये डिग्रेडेशन होने की वजह से बहुत सारे क्या कहते हैं परेशानियों में मुब्तला हो रहा है। और एक जो बताया कि आपका हेल्थ भी उससे आपका डिग्रेड हो रहा है। तो हमारे कल्चरल वैल्यूज को, हमारे जो कंपोजिट कल्चर को, उसको बचाने के लिए हर एक लोगों को जो है ना उस पर अमल करने की जरूरत है। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की भी जरूरत है। जैसे कि अभी जो एक नया फितना आ गया है कि लिविंग रिलेशनशिप की वजह से प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इसमें तो पता नहीं आजकल जो रिपोर्ट्स आता है कि भाई बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के पिता का हत्या कर दिया, पिता ने गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से मिलकर के माता का हत्या कर दिया, बाप बेटा ने मिलकर के बेटा का हत्या कर दिया, उसका हत्या कर दिया, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई मतलब इसमें मिल रहा है। एक अजीब तरह का फितना फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो जहां तक मैं समझता हूं कि जब से जो पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था क्या कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, एक जजमेंट था, एक जजमेंट किसी एक कपल का था, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाता तो वो कानून की तरफ लोग ये करते हैं। तो लोग आजकल धड़ल्ले से लोग जो है ना वो प्री मैरिटल अफेयर, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तो उसके वजह से बहुत सारा, जैसे कि बताया कि अभी नशा मुक्ति में भी लोग अवेयर कर रहे हैं। तो एक नशेरी जो बच्चों में या लोगों में जो नशा अगर बढ़ा है तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है क्या कहते हैं कम उम्र में लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब ब्रेकअप होता है तो उसको भी तोड़ने के लिए वो नशा का ये होते हैं। और बहुत सारे लोग अगर जब रिलेशनशिप में आते हैं, एक पार्टनर अगर नशा है तो दूसरा पार्टनर भी नशा सीख लेता है। और ये कहीं भी मतलब किसी भी मजहब को देखिए, किसी भी मजहब में बगैर शादी किए हुए एक साथ रहने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन आजकल वही वेस्टर्न कल्चर, तो हमें अपने कल्चरल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करके, बल्कि हम लोगों को तो चाहिए, बल्कि ये हमारे इस कल्चर को अलग अलग देशों में ये करने की जरूरत है। और इससे बहुत सारी बीमारियां भी है। अगर देखिएगा तो आजकल जो एड्स वगैरह जो है, इस तरह की बीमारियां भी फैल रही है। उसके अलावा सिर्फ उतना ही बीमारी नहीं, मतलब जो कम उम्र में बच्चे जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, वो मोहब्बत वो एक तरह से मोहब्बत नहीं होती, एक लस्ट होता है। और फिर जब बाद में जाने के बाद जो है ना उन लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है। जनरली जो डिप्रेशन, इंसोम्निया और क्या कहते हैं एंग्जाइटी और क्या कहते हैं ओसीडी का भी शिकार हो जाता है। क्योंकि ये भी एक ये है एक साफ सुथरा, यानी कि साफ सुथरे से अगर रहेंगे आप, भाई मोहब्बत होती है शादी कर लीजिए। आप शादी करने के बाद पढ़ाई कर सकते हैं। बल्कि हमारे IITs NITs में बाजबता मैरिज हॉस्टल है। लेकिन एक पता नहीं एक अलग कंसेप्ट है कि लोग पहले क्या कहते हैं कैरियर बनाएंगे, जॉब करेंगे, तब शादी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोहब्बत हो जाती है तो आप ये कर लीजिए, अपने आप को पाक रखिए। जनरली देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो एक हमारे जो कल्चरल वैल्यू, जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रही है। तो हालांकि एजुकेशन का मतलब ये है कि भाई आप मतलब सशक्त हों, लेकिन एजुकेशन लेने के लिए जब हम आते हैं तो हम डिग्रेड कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज डिग्रेड कर रहे हैं। और बाकी जो देश के जो क्या कहते हैं जो कानून के निर्माता है, या फिर जो लोग कानून बनाने के लिए जो लेजिस्लेचर में जो लोग हैं, वो लोग भी सोचें इस चीज़ के बारे में। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रीमैरिटल यानी यूनिवर्सल क्या कहते हैं वो जो आपका लिविंग रिलेशनशिप, इसके बारे में भी कुछ कंक्रीट स्टेप लिया जाए। क्योंकि इसके वजह से बहुत इम्प्लीकेशंस है। कभी अगर होगा तो हम बात करेंगे। हेल्थ में भी बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा आपका जो कल्चरल वैल्यूज बुरा असर पड़ता है भी, उससे पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है आगे चल करके, बहुत सारा चीज होता है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, यस, टाइम के साथ वक्त के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया कि अभी जो है ना पूरे देश के लोगों को, और बल्कि चाहिए कि जो हमारे क्या कहते हैं जो संविधान में जो रेमेडी लाने वाले लोग हैं, पूरे देश में डाटा इकट्ठा करे और स्टडी करे कि जो अब लिविंग रिलेशनशिप जो आ गया है, कि लिविंग रिलेशनशिप आ जाने की वजह से क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो
उसको कंट्रोल करने के लिए भी नया कानून, दो तरीका है, या तो फिर विधानसभा में भी, स्टेट में जो विधानसभा विधान परिषद है वो भी कानून बना सकता है, जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया था, एक अच्छा है, मैं उसकी पहल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसी तरह से क्या कहते हैं केंद्र में भी इस तरह का ये लाया जा सकता है उसकी, या फिर जो क्या कहते हैं जो लोकसभा राज्यसभा से भी इसमें गौर किया जा सकता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पीआईएल दायर करे, और पीआईएल दायर करने के बाद जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जजमेंट किसी मामले में अगर आ जाता है, एक ऑप्शन ये भी है। तो इस चीज को मतलब ये है कि अभी भी एक रेमेडी आया है, मैं सुना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल आया है 90 या कुछ, कि जो धन जो इकट्ठा किए हैं क्या कहते हैं उसका जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद अगर उसके इनकम से ज्यादा पाया जाएगा तो वो जब्त कर लिया जाएगा। तो जनरली होते हैं कि बहुत सारे लोग, जो गरीब महिलाएं होती है या जो गरीब लोग होते हैं, उसका धन को अब अर्जित कर लेते हैं, उसको प्रताड़ित करके उसका जमीन बेच करके अपने पास रख लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कहीं से मतलब गलत तरीके से अवैध तरीके से धन को इकट्ठा करके अपने पास अगर रखे हुए हैं, तो उसके बारे में अभी एक नया आर्टिकल आया है। तो वो सरकार उसमें जांच करेगी, जांच करने के बाद अगर कोई विक्टिम है, विक्टिम का अगर धन अगर आप अर्जित किए हैं तो उसको दे दिया जाएगा, या नहीं तो सरकार उसको सीज करके रख लेगी। एक अच्छा ये चीज है। तो ये देखा गया, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर, ये होता है। बहुत सारे पहले के जमाने में डकैत हुआ करते थे, जो डकैती करने के लिए गांव देहात लूटने के लिए आते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा अलग तरह का डकैत हो गया है, जो अपने ही बीच में डकैती करते हैं, अपने ही लोगों में डकैती करते हैं। और डकैती में सबसे ज्यादा डकैती ये है कि भाई कि आप किसी के जज्बात के साथ खेलते हैं, किसी के इमोशन के साथ खेलते हैं, किसी के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, किसी के क्या कहते हैं ब्रेन के साथ खेलते हैं, और इस तरह का जो है ना ज्यादा ये हो गया, मतलब स्मार्टर डकैत हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी डकैती हो रही है। क्योंकि ऐसा जो बताया कि जो बताएगा अभी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, वो लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और जिसका एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो ट्रॉमा बॉन्डेड है। तो ये सारी चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में भी बहुत सारा, और अभी जो मैं जो बात कर रहा था, अभी कई जगह बात कर रहा था कि जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी में भी क्लिनिकल साइकोलॉजी को लाया जाए। क्योंकि एक चीज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये बहुत ही माइन्यूटली ये देखा गया है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो ये होते हैं उसके कई टाइप होते हैं। नार्सिसिस्टिक में कोई मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं, कोई ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं, कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, अलग अलग ये है। दिक्कत यह है कि चलिए कोई इविल पीपुल है, कोई बुरा आदमी है, तो उसको लोग आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं इसका क्या होता है, दो रूप होता है। बाहर दिखने में काफी अच्छा होता है, जैसे कि आइसबर्ग के तरह से होता है कि बाहर वो काफी चार्मिंग पर्सनालिटी होता है, क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी होता है, लोगों को केयरिंग होता है, सोशलेबल होता है, और एक समाज में एक अच्छी छवि होती है उसकी, और लोगों को कन्विंस करने में माहिर होता है। लेकिन उसी के अंदर जो आइसबर्ग जो पानी के नीचे जो होता है वो बड़ा मतलब बहुत हासिद टाइप के लोग होते हैं, ये जो पैथोलॉजी लायर्स, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और उसके अलावा वो बुलिंग दूसरे को ये करते हैं, और रिमोर्स उसके अंदर में कोई रहम नाम का चीज नहीं होता है, और प्रताड़ना करना बहुत ये होता है। तो ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करना समाज के लोगों के लिए जो है ना बहुत बहुत बड़ा दिक्कत है। तो जनरली वो जो जिसको विक्टिमाइज करते हैं वही उसका हकीकत जान पाता है, लेकिन जो बाहरी रूप होता है मतलब समाज के लोगों से इंटरेक्शन उसका काफी अच्छा होता है, और बाकी जो आपको जो प्रशासनिक लोग हैं, जुडिशरी में जो लोग हैं, उनसे भी उसका इंटरेक्शन अच्छा होता है, और जो पुलिस भी होती है उससे भी उसका इंटरेक्शन अच्छा होता है, राजनीतिक लोगों से भी उसका इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो उसका सही चेहरा सामने में नहीं आ पाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। इवन के बहुत सारे मामला में देखा गया, मैं देखता भी हूँ कि एक नार्सिसिस्ट को जो है ना क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना, उसके जुर्म को साबित करना भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ही मतलब सातिराना तौर पर जो दूसरा रूप होता है समाज के लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फेवर में करने के लिए, और अल्टीमेटली वो पुलिस को भी अपने फेवर में कर लेते हैं, कन्विंस करने में माहिर होते हैं, लॉयर्स को भी कन्विंस करने में माहिर होते हैं, और जजेस को भी कन्विंस करने में माहिर होते हैं। जैसे जनरली कोई भी अगर मामला होता है तो सबसे पहले अपने समाज में जाता है, तो समाज में जाता है समाज के लोग जो होते हैं, जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, या दीगर लोग, वहां भी वो डोमिनेट हो जाते हैं। और ये है कि अजीब व गरीब उसके बारे में स्टडी जो करता है, अंदर गोता लगाते लगाते बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरे को प्रताड़ित भी करते हैं, और बाद में कुछ इस तरह का वो करते हैं कि अपने विक्टिम बन जाते हैं, समाज के सामने में, लोगों के सामने में विक्टिम बन जाते हैं।
तो एक ये है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी और इस चीज का जो है अब तक ये बताया जाता है कि आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि नेचर एंड सिग्नेचर चेंज्ड। और ये जो डिसऑर्डर है, ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दैट इज बेस्ड ऑन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। तो वो ये कहावत भी है कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी चेंज्ड। तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके जो विक्टिम्स होते हैं जनरली, उसकी जो वो बहुत ज्यादा सफरर होते हैं। उसका इमोशनल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, उसके हेल्थ में डिग्रेडेशन होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, हर तरह से डिग्रेडेशन होता है। तो हम लोग एजुकेशन के थ्रू से हम लोग ये कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि कम से कम उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ना क्या कहते हैं, उससे दूरी अख्तियार कीजिए। उसके बारे में डॉक्टर ये बताते हैं, ग्रे स्टोन का मतलब क्या हो गया कि आप बिल्कुल पत्थर बन जाइए। और बहुत सारा रिपोर्ट्स में आता है, बहुत सारे लोग उसमें बताते हैं कि भाई ऐसे एक नर्सिस्ट अगर आदमी है और आप उसके विक्टिम है तो उसको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत वक्त लग जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने मैंने क्या कहते हैं, ये था कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो जब वो आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको पता चल जाता है, तो उसके इसमें एक ही रिग्रेट उसके दिल से निकलता है कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत ही सुनहरा वक्त इसके साथ मैंने गुजार दिया, बिगाड़ दिया। बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट ये होता है कि मैंने 35 साल गुजार दिया, मैंने 30 साल गुजार दिया, मैंने 20 साल गुजार दिया, मैंने ये कर दिया। तो एक बड़ा ये है। तो अभी आने वाले जनरेशन में वही तो मैं बात करता, और मैं बाज़ाब्ता इस चीज़ के लिए मैं बाज़ाब्ता बिहार क्या कहते हैं, बिहार के मतलब देश के सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मैं कहूँगा कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू से वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाया जाए हर एक मतलब पुलिस ऑफिसर्स को। और बाकी जो हम अपने स्टेट में जो हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट पूरे राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हॉस्पिटल में किया जाए, प्लस पुलिस स्टेशन में भी किया जाए। फिर उस वक्त इलेक्शन था, फिर हम जाएंगे, फिर हम इसको ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करेंगे। और इन द मेन टाइम, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका क्या कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो एटलीस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम जजेस को भी दिया जाए, लॉयर्स को भी दिया जाए, और पुलिस ऑफिसर्स को भी दिया जाए, और समाज के सारे लोगों को भी दिया जाए। तो ये चीज़ ये है। और बाकी कुरिकुलम में भी जो कंपलसरी तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजी को जो है स्कूल लेवल से ही दिया जाए। और ये इसमें बिल्कुल जैसे कि कोर्स अगर होता है तो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज आ गया है, मैं अपना जामिया में देखा एक होने का। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अगर आ जाएगी, तो आ जाने के बाद जो है ना कंपलसरी तौर पर जब सारे लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। और ऐसे ही करके जब इंसान अगर अच्छा बन जाएगा, तो भारत के संविधान को भी अच्छे से फॉलो कर पाएगा। और भारत के संविधान को फॉलो इस वजह से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं कि उसका भी मन करता है कि मैं भारत के संविधान को फॉलो करूं, लेकिन वो ऐसे ग्रुप में मुलविस हो जाते हैं कि जो उसका पार्टनर है उसको भारत के संविधान को फॉलो करने के लिए नहीं देता है। और ये कहावत है कि बैक गियर नहीं है। कुछ लोग जो बुराई के रास्ते में चल जाते हैं, तो उसके दिलों में मोहर लग जाता है, उसके कानों में मोहर लग जाता है, तो उसे कोई परवाह नहीं होता है, नहीं उसे भारत के संविधान के बारे में परवाह होता है, और नहीं उसको क्या कहते हैं जो आपका जो मजहब उसके बारे में परवाह होता है। फिर उसका वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, और बाकी एजुकेशन में आप लोगों से भी कहता हूँ, जो स्टूडेंट ग्रुप है या जो भी लोग हैं, जितना भी आपके पास नॉलेज है उसको आप शेयर करें। शेयर करने का कई माध्यम है, बैठते हैं फ्रेंड सर्कल से भी डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी एक अच्छा माध्यम है। और बल्कि जिस तरह से कोई भी चीज़ का इन्वेंशन होता है, तो कुछ उसमें अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया जो आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इंटेलिजेंट होकर के हमें उनको कंट्रोल करना है। तो अगर हम लोग उसको कंट्रोल करने के इस पर, चूंकि मशीन झूठ नहीं बोलता है, तो उसके माध्यम से जो है ये करने की जरूरत है। और बाकी भारत के संविधान को फॉलो करने वाले, जो भारत के संविधान को फॉलो अगर नहीं करते हैं, जो डेविएट कर रहे हैं, तो डेविएट करना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप करने की जरूरत है। तो और उसका भी चेक एंड बैलेंस, क्योंकि बहुत सारे मामला जो जैसे कि देखते होंगे कि बहुत सारे मामला जो होता है पुलिस के पास जाता है, पुलिस से फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट, बहुत वक्त लग जाता है, 30 साल 35 साल लग जाता है। तो फास्ट जो है ना न्याय मिले, तो फास्ट न्याय मिलने के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड। क्योंकि जैसे कि है कि अभी जो है लोगों के अंदर में झूठ, जैसे कि होता है किसी ने क्राइम किया, वो झूठ बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो
अब झूठ पकड़ने के लिए एक तो टेक्निक ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा टेक्निक ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, नार्को टेस्ट है और ब्रेन मैपिंग है। उसके अलावा और भी, चूंकि वो काफी कॉस्टली है और हर जगह रीच नहीं है, हर पुलिस स्टेशन में नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और हर जो क्या कहते हैं स्कूल और कॉलेज में जो आपका जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, प्रोक्टोरियल टीम होता है, वहां पर भी नहीं है। तो अभी इनिशियली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटीज में अगर क्या कहते हैं प्रोक्टोरियल टीम को क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो टीम है उसे अगर कोलैब कर दिया जाए तो एटलीस्ट जो बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, तो हम लोग उसको वो साइकोलॉजिकल से उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस जो हर थाना में अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अगर बहाली अगर हो जाए तो वो लोग भी लोगों के जो है ना विक्टिम है या जो विटनेस है या फिर जो एक्यूज्ड है, सब किसी को एक प्रॉपर जो है ना इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इन द मीन टाइम क्या कहते हैं, जैसे कि क्यों नहीं हो सकता है, जैसे कि मैं तो समझ रहा हूं कि भाई जब हवाई जहाज का इन्वेंशन हुआ था तो लोग ये भी नहीं सोचा होगा कि हम हवा में उड़ सकते हैं। तो अभी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जा सकता है। जब गए जाने के बाद जो ना वो पूरा खट दिल का स्कैन करे, दिल का स्कैन करके बता दे इसका दिल में इतना हसद है, इतना बुग्ज है, इतना गिबत है, ये क्या कहते हैं, फिर ब्रेन से भी अगर के इतना झूठ बोलता है, ये इतना गिबत करता है, ये इतना बौतान फैलाता है, ये इतना अहंकारी है, पैरामीटर हो सकता है। और इस चीज के लिए मैं आप लोगों से इनकरेज करता हूं कि इसके बारे में सोचिए। अगर कहीं रिसर्च इनोवेशन में अगर काम करते हैं तो भाई रिसर्च इनोवेशन में एजुकेशन के साथ साथ आप जो है फर्दर जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो है क्या कहते हैं इन सारी चीजों में भी डेवलप करने की जरूरत है। मानवीय मूल्यों को फैलाने की जरूरत है, क्योंकि हुआ है, डेवलपमेंट्स हुए हैं ना भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए लोग आप चांद तक चले जा रहे हैं, आप स्पेस तक चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने जो कहा कि बिल्कुल सही बात कहा है। लेकिन मानव के तरह से इंसान रहे, इसके लिए भी और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। पुलिस है, अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अलग अलग क्या कहते हैं कमीशंस बने हुए हैं। तो उसके लिए भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा फंड रिलीज करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन को भी ज्यादा फंड रिलीज करने की जरूरत है, अलग अलग एनजीओ को भी फंड ज्यादा रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है और लोग इसमें बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाने की जरूरत है। हर राजनेताओं को भी, हर पॉलिटिकल, इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि भाई यूनिवर्सल मॉडल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए आप अपना अपना मैकेनिज्म तैयार कीजिए आप। और बल्कि मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं ये कहता हूं कि भाई जो आपका जो कॉमन चीज है सबको एक साथ मिलकर के काम कीजिए, क्योंकि इक्वलिटी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी लोग हैं सारे इक्वल हैं। लेकिन इट हैज बीन ऑब्जर्व फॉर द फ्यू डिकेड से देखा गया है कि इलेक्शन लड़ने के बाद जो है अलग अलग पार्टी के होने की वजह से, इवन के विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं तो उसमें भी ईगो की वजह से थोड़ा सा नफरतें पाई गई है। और जो हेड स्पीच देते हैं, बौतान फैलाते हैं, जनरली ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है तो वही बात आ जाती है कि सारा चीज जो है ना हर मर्ज की दवा सल्लल्लाहु मोहम्मद, हमारे नबी ने जो जिंदगी जीने का जो तरीका जो बताया ना, ये सलीका जो बताया ना, दैट इज द बेस्ट। और उसी चीज को उतारने के लिए सारे साइंटिफिक कम्युनिटी को इसमें काम करने की जरूरत है और नए नए डेवलपमेंट इज नीडेड। भाई हमारा आदमी, हमारा नागरिक भारत के संविधान को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को चलिए पुलिस देख रही है, अलग अलग एजेंसीज देख रही है, समाज के लोग देख रहे हैं, लेकिन वो अगर नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग जान रहे हैं, तो उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट डेवलप होने चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज में सोशल सर्विस, जो आपका मानवाधिकार के बारे में जो बात कर रहे हैं, मानवाधिकार बहुत बहुत जरूरी है। और सिर्फ इंडियन मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन का भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है। अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में मानव, हर एक इंसान के क्या कहते हैं मानवाधिकार को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और सोशल सर्विस इज ए फंडामेंटल क्या कहते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो जो 11 जो आपका क्या कहते हैं आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में गौर करने की जरूरत है। आप अगर जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, जहां रहते हैं, उससे प्रेम होना चाहिए आपको। और जो आपका जो हमारे जो कंपोजिट कल्चर है, जो हार्मोनी है, जो हमारे पीस है, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और 14 साल 18 साल तक जो आपका बच्चों तक जो पढ़ाना है, ये भी ये करना है, बिल्कुल आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसको भी ये किया जाना चाहिए। तो जनरली जो आपका जो बाज़ाब्ता हमारे देश का जो भारत का संविधान है, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के संविधान में सबसे खूबसूरत संविधान है। इसमें जो बातें कही गई है, इस तरह की चीजें कही नहीं, और बल्कि विश्व के कई देश हमारे भारत के संविधान को अनुसरण किया है। तो अगर हम भारत के संविधान के बारे में अगर जान लें और उसको दूसरे तक अगर प्रसारित करें, तो दूसरे लोग भी अगर सीखेंगे तो हम भी मजबूत हो सकते हैं। उसके अलावा जो एक अच्छी चीज जो मैं पाया, जो नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,
जो सुप्रीम कोर्ट का कंस्टिट्यूएंट बॉडी है, जो मॉनिटर करता है सुप्रीम कोर्ट से, और हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ऑनरेबल, वो उसके पैटर्न इन चीफ होता है। उसके अलावा स्टेट में जो होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ क्या कहते हैं हाई कोर्ट जो है ना, उसके पैटर्न इन चीफ होते हैं, और जिला में डिस्ट्रिक्ट जज उसके चेयरमैन होते हैं, और बाकी ये होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को भारत के संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए। प्रोग्राम के लिए जाती है, मैं गया हूँ कई प्रोग्राम में मैं अटेंड किया हूँ, बल्कि बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक टीम गई थी किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के अलग अलग ब्लॉक में 7 ब्लॉक है, तो 7 ब्लॉक में प्रोग्राम हुआ था। प्लस जिला से भी पंचायत और वार्ड लेवल तक प्रोग्राम के लिए जाती है, लेकिन लोग कम आते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम होता है तो उसमें लोगों की भागीदारी तक कम पाई गई। हाँ, कोई नेता अगर आ जाते हैं तो उसके लिए लोग जो है ना बहुत जमा हो जाता है, तो बैलेंस करने की जरूरत है। तो भारत के संविधान के बारे में आप लोगों से भी कहता हूँ, बल्कि बच्चों से कहता हूँ, कमिंग जनरेशन के बच्चों से कहता हूँ कि जो आप जब कभी अगर जाएं तो ग्रुप में लेकर के बात करें, बल्कि आप लोग भी जाकर के यू कैन क्या कहते हैं कोलैबोरेट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आप जाकर के बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर सकते हैं, सुप्रीम पुलिस से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं, जिला विधिक प्राधिकरण उनसे बात कर सकते हैं, वुमन का जो चाइल्ड लाइन सेंटर वहाँ जाकर के बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि लोग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये देश आपका है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री इज द ओनर ऑफ दिस कंट्री। भाई आप गाड़ी बाइक खरीदते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं, तो देश का भी ख्याल रखना है। इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम की जाती है, उसमें आप लोग भागीदारी हुई है, बहुत सारे एनजीओ की तरफ से की जाती है, उसके बारे में भागीदारी हुई है। इनफैक्ट न्याय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए इन एवरी स्फीयर ऑफ द ग्लोब। और किंग मार्टिन लूथर जूनियर साहब ने भी कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यस, कहीं भी अगर नाइंसाफी अगर होते तो उसका असर दूसरी जगह होता है। और नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था इनडायरेक्ट वे में, आपको क्या कहते हैं अन्याय से जो है ना बहुत प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम से गरीबी उत्पन्न होती है। अगर गरीबी को अगर खत्म करना है तो आपको अन्याय को ये करना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके अलावा आपका जो ह्यूमन राइट मानवाधिकार, तो मानवाधिकार के बारे में नवंबर 2018 में यूएन ह्यूमन राइट कमीशन जो लॉन्च हुआ था, और वो जो है क्या कहते हैं पेरिस में जो 10 दिसंबर 1948 को जो लिस्ट बनाया कि 30 ह्यूमन राइट्स का, जो 30 ह्यूमन राइट्स में ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, फ्री एंड इक्वल। दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, नो स्लेवरी। आजकल भी पहले के जमाने में सेलेब्रिटी होती थी, गुलाम बना करके रखे जाते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो डिफिनेशन अलग हो गया है। लोग जेनी गुलाम बना करके रखते हैं, जैसे कि बताया ना कि लोग कंट्रोलिंग, वही जो होता है जनरली उसके पीछे आ जाता है वही नार्सिस्टिक। जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग होते होंगे वो लोगों को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, गुलाम बनाने की कोशिश करता है, एहसान जताना, दिस दैट। तो एहसान जताने का मतलब क्या हो गया? एहसान जता करके आप उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। नो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं। राइट टू यूज लॉ, हर एक आदमी को संविधान को यूज करने का, इक्वल बिफोर द लॉ के सामने में, संविधान के सामने सबको इक्वल है। राइट टू ट्रीटेड फेयर बाय कोर्ट, उसके बाद नो अनफेयर डिटेनमेंट, राइट टू ट्रायल, इनोसेंट अंटिल प्रूफ गिल्टी। आजकल तो ये हो गया कि बस बहुतान फैला देते हैं लोग। तो ऐसा है कि बहुत सारा आजकल ऐसा है कि हर कोई अगर ये दर्द अगर देखा जाए, हर एक इंसान का दिलों का दर्द है कि आपके जो हासिद होते हैं, आपके जो कंपिटिटर होते हैं, आप पर बहुतान फैला देते हैं। एक अफवाहें जो आग की तरह से फैल जाती है। इसीलिए हमारे नबी ने कहा है कि भाई कोई बात को अगर सुनते हैं तो पहले उसको तस्दीक कीजिए, तब यकीन कीजिए, तब दूसरे को ट्रांसफर कीजिए। लेकिन यहां पर वही कहते हैं सुन्नी मुसलमान, कहीं एक बात फैली आग की तरह से वो फैल जाती है। ऐसा नहीं करना है, बहुत खराब है। किसी के खिलाफ बहुतान फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो होता है कि बहुत सारा ये है कि वो अपने ही जज कर लिया कि वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा, अपने भी बोल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और क्या कहते हैं चुगलखोरी भी कर रहे हैं, और फिर बहुतान भी फैला रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी आदमी के मानवाधिकार का वायलेशन है। उसका राइट टू प्राइवेसी, हर एक आदमी का प्राइवेसी का राइट है। आप समझ रहे हैं? अब आजकल तो बड़ा अच्छा, आजकल जो है किसी से फोन कीजिएगा तो तुरंत फोन कॉल रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करके दूसरे को ट्रांसफर करता है। भाई साहब पता है 2 साल की सजा है और 1 लाख का जुर्माना भी है।
अगर आप किसी के इजाज़त के बगैर कॉल रिकॉर्ड करते हैं और आप पर कंप्लेन कर देता है, केस कर देता है, तो आपको ये है उसके प्राइवेसी के वायलेशन के लिए 2 साल की सजा है, 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों, ये भी चीज़ है। ये बिल्कुल बिल्कुल फितरी तौर पर ये भी देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह में भी देखते हैं कि लोग जो है ना क्या कहते हैं कॉल रिकॉर्ड करके जो है ना वो डाल देते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जगह ले सकते हैं अक्रॉस द क्या कहते हैं कंट्री, रोड में भी आप जा सकते हैं। राइट टू एसाइलम, अगर ये होती है तो आप शेल्टर ले सकते हैं। राइट टू नेशनलिटी, राइट टू मैरी एंड हैव फैमिली, हर एक आदमी का वही है। मैं वही 2 चीज़ मैं बताता हूँ और सारे लोगों से मैं बताता हूँ कि आने वाले जनरेशन में अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों पर उसका करियर चूज करने में बिल्कुल आज़ादी दें, उसके पसंद का ख्याल रखें, उसके पसंद ही नहीं उसके सलाहियत का भी ख्याल रखें, दोनों चीज़ का कम्बिनेशन आप रखें। प्लस जब बच्चा शादी करने के लिए जाता है तो शादी करने में उसकी पसंद का आप ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई जन्नत का हूर होता है, जन्नत का ये होता है। भाई कोई लड़का अगर लड़की को पसंद नहीं आ रही है तो जरूरी नहीं है कि लड़की की खराबी है या लड़की को पसंद नहीं कर रहा है, उसका आंख भी खराब हो सकता है। जिस तरह से लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है, अलग अलग ताले के लिए अलग अलग चाबी होती है, हर एक इंसान को जो है ना एक दूसरे को पसंद करने का अपना अपना ही होता है। हो सकता है कि क्या कहते हैं जिसको आपका बेटा पसंद करता है या आपका भाई आपका ये पसंद करता है, आप पसंद ना करता हूं, वो अलग बात है। या जिसको आप पसंद करते हैं आपका बेटा उसको पसंद ना करता, वो अलग बात है। कोई कह रहा था कि क्या कहते हैं लैला मजनू के बारे में कह रहा था कि मजनू के लैला के पीछे पागल था, वो काली थी। भाई तो बोला कि भाई दिल की दीवार से बड़ी क्या चीज़ है। मोहब्बत के लिए कोई सूरत या ये नहीं है, ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट में किसी भी आदमी को किसी से मोहब्बत उसका किसी एक चीज़ पर हो सकता है। तो वो डिसाइड कौन करेगा? एक लड़का जो लड़की से ये करेगा। और बल्कि मैं जिस तरह से करियर चूज करने के लिए करियर काउंसलर के बारे में बात करता हूं, तो शादी करने से पहले भी आप जो है ना पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए लोगों से भी बात करें। आप जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो पर्सनालिटी असेस करते हैं, दोनों से बात कीजिए। लड़का भी जाकर के बात कीजिए, लड़की भी बात कीजिए, तब फिर उसका ये ले लीजिए आप लोग। इससे भी एक बहुत अच्छा ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 चीज में, मतलब पेरेंट्स से भी कहता हूं कि बच्चों का करियर चूज करने में और उसको शादी करने में बाधा उत्पन्न न करें, नंबर 1। दूसरा, जब वो शादी करने के लिए जाए तो उसको अपनी पसंद की शादी करने के लिए दें, लड़का को भी लड़की को भी, दोनों को। आप लड़की से भी पूछे, हमारे नबी ने अपने बेटी का शादी की बेटी से पूछे, जबकि नबी को पता था। बिल्कुल वही हमारा कुरान जो है ना पूरा जिंदगी का जीने का तो तरीका है, बस उसमें अमल करने वाला हो जाए। वही तो कह रहे हैं। कभी अगर बात करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं कुरान एंड ह्यूमन राइट, अगर देखा जाए तो कुरान में जो बातें लिखी गई है मानवाधिकार, तो आज बात कर रही है। कुरान और महिलाओं के अधिकार के बारे में बात किया तो ये होता है। और ये हमारे क्या कहते हैं एक हैं मानू आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे हैं, वो कुरान और इसमें लेक्चर भी दिए जाने में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें ये कर रहे हैं। तो उसके बाद है राइट टू ओन थिंग्स, अपना चीज़ों को खरीदना। राइट ऑफ थाट्स एंड रिलीजन, ये भी ह्यूमन राइट है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, आप अपने फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन जो भी बात आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप बोल सकते हैं तो आप किसी को गाली दे दीजिएगा, ये नहीं है। गाली नहीं देना है आपको, यानी आपकी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, जो दूसरे को तकलीफ पहुंचे। आपके आदाब से कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए दूसरे को नुकसान पहुंचे। भाई आपका राइट है कि हाथ चला सकते हैं, लेकिन आप किसी के नाक को टच नहीं होना चाहिए, किसी नाक को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका राइट है कि आप बात कर सकते हैं, आपका राइट है कि आप सोशल मीडिया में बात कर सकते हैं, आपका राइट है कि नेशनल मीडिया में बात कर सकते हैं, आपका राइट है कि प्रिंट मीडिया में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का आप वायलेट करें, ये नहीं होना चाहिए। उसका राइट टू असेंबल, एक जगह जमा हो सकते हैं। राइट टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र ये है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा, ये आपका राइट है। राइट टू वर्क, काम करने का, और बल्कि 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं है आपको, ये भी बन चुका है। राइट टू रेस्ट एंड हॉलीडेज, ये भी राइट है, आपका मानवाधिकार है। राइट ऑफ सोशल सर्विस आपका मानवाधिकार है। राइट टू एजुकेशन भी आप लेते हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट। राइट टू कल्चर एंड आर्ट, फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने का ये है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ। ह्यूमन राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। टोटल 30 जो है ना ह्यूमन राइट्स हैं, तो इसका पालन जो है ना होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए जनरली ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए जो है वही तो क्या है कि जैसे कि एक स्टूडेंट को जनरली ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक होता है, लेकिन बाहर जाने के बाद ये सारी चीज़ें आदमी उससे डिवेट कर जाता है। तो समाज में भी, समाज के स्पेयर में भी इस चीज़ को ये होना चाहिए। और बाकी इन सारी चीज़ों का जो प्रोग्राम वगैरह जो होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो
क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो तरफ से भी बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह होते रहता है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। तो उसमें डिसमिनेशन मतलब मास डिसमिनेशन इज नीडेड। जैसे कि अभी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे आएगा, तो ह्यूमन राइट डे में मास डिसमिनेशन ये किया जा सकता है। बाकी स्कूल में कॉलेज में सब होता है। ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोग पोस्टर बनाते हैं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं नुक्कड़ सभाएं भी अरेंज करते हैं। ये सारा चीज़ के ये कर सकते हैं। और अभी आजकल जो हो गया कि सोशल मीडिया इज ए स्ट्रॉन्ग टूल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठीक है सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप उसको ये कीजिए। तो हम लोग क्या कहते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू से भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि एक चीज़ है कि आपका अपना कैरेक्टर, मैं भी बात करता हूँ, एक कोटेशन भी मैं ये कहता हूँ कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड बी द फॉलोअर ऑफ योर ओन थॉट्स। बिल्कुल अपना जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को लेकर के अच्छा जो है ना, एक अच्छा जो है ना सशक्त मजबूत जो है ना कैरेक्टर का निर्माण कीजिए। रेपुटेशन देने का काम तो समाज का है, तो समाज में लोग वो जो है ना रेपुटेशन आपको जो है ना अपने हिसाब से नहीं देते हैं, वो अपने हिसाब से देते हैं। तो रेपुटेशन का प्रभाव मत कीजिए आप। अगर आप रेपुटेशन का अगर प्रभाव कीजिएगा तो जिंदगी जीने में आपको दिक्कत होगी। और एक कहावत भी है कि भाई मतलब एक आदमी था, वो घोड़ा खरीदा, बेटा को लेकर के जा रहा था, तो क्या कहते हैं बेटा को बैठा दिया, आपने चला, तो लोग कहने लगा कि देखो कैसा है, अपने जो है ना चल रहा है। अपने बेटा के बारे में बोला कि कैसा है, बाप को पैदल चला रहा है, आपने बैठा हुआ है। तो बाद में फिर उतर गया, बाप को बैठा दिया, तो फिर अब लोग बोलने लगा देखो कैसा बाप है, बेटा को चला रहा है। लास्ट में तीनों उतर गया, तो फिर लोग बोलने लगा कि भाई कम से कम एक को तो बैठा दिया होता। तो आप लोगों को जो है ना आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लोगों का काम है, लोग कहेंगे, वो रेपुटेशन देंगे, वो अपने अपने हिसाब से रेपुटेशन देंगे। वही तो पता है कि वो नार्सिसिस्टिक लोगों का जो वो एक बड़ा अजीब व गरीब उन लोगों का कम्बिनेशन होता है। नार्सिसिस्टिक लोगों का जो ना वो कुछ लोगों को रिक्रूट करते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लाइंग मंकीज, जो साइकोलॉजिकल टर्म है, जो उनकी बातों को लोगों तक फैलाते हैं, प्लस आपकी बातों को वहां तक फैलाते हैं। और वो स्मेयर कैंपेन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। स्मेयर कैंपेन फैलाने के लिए पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करते हैं। जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अभी पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ राजनेता, ये जो कुछ सोशल वर्कर हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो लोगों को बदनाम करने के लिए, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई जो बताया ग्रे स्टोन, वो एक कहावत है कि भाई नेकी कर, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कि इस कान मतलब कोई कुछ बोले भाई बस इस कान से कोई आपके सेहत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाकी जो टर्म है, जो ग्रे स्टोन, बिल्कुल पत्थर बन जाना है। और स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपुल। जब आप देख लेते हैं कि ये सारे लोग ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से करके जो है ना कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं और उन लोगों का जो है ना चैन जो है ना। और दूसरी बात ये होता है कि आप प्रशासन के पास भी अगर उसके खिलाफ ये करने के लिए जाते हैं, तो बताया कि उसका जो चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से और उसके जो सपोर्टिंग जो फ्लाइंग मंकीज की वजह से आप उनको प्रूफ करने में भी दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ है। और हमारे नबी का ज़िंदगी अगर देखिए तो ऐसी बात नहीं है कि वो ज़िंदगी गुजारे तो बहुत सारे लोग उनका खिलाफत किए। तो ऐसा होगा, जब से दुनिया बनी है दो तरह के लोग हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। अच्छाई के रास्ते में अगर चलेंगे तो बुरे लोग आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, और ये हक की दलील है। अगर कोई लोग अगर क्या कहते हैं आपको अगर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बेजा, तो भाई हमारे नबी को उसके चचा कितना परेशान कर रहे थे। ये चीज़ है, तो हक की दलील है। जाहिर सी बात है कि नार्सिस्ट एंड वायल, नार्सिस्ट क्या होता है, जिस तरह से नार्सिस्ट लोग और ट्रूथ एक साथ नहीं रह सकता है, सच्चाई और बुरे लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, जिस तरह से तेल और पानी एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता है। तो वही है, अगर आपका दिल अगर पाक होगा और मासूम दिल होगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों, मासूम दिलों के साथ ये होता है कि अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, ऊपर वाला उसका रब मेरे रब का वादा है। अगर आपका दिल अगर मासूम अगर है तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल एक अलग तरह की सुकून होती है। और वो सुकून मैं बता नहीं सकता हूँ, वो आप महसूस कर सकते हैं। आप नेक रास्ते में चलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप गिबत नहीं करते हैं, आप चुगलखोरी नहीं करते हैं, बौतान नहीं फैलाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, अहंकारी नहीं है, दिल में आपका लालच नहीं है, हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, किना नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो एक अलग तरह के सुकून का आपको आभास होगा। आप कुदरत को, निज़ाम को समझने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल, हमारे नबी के पास एक आदमी गया और बताया कि भाई इन्होंने इसके अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो हमारे नबी ने कहा कि बिल्कुल झूठ बोलना बंद करो। तो आप झूठ एक तौबा कीजिए, एक प्रण लीजिए कि मुझे आज से झूठ नहीं बोलना है। तो सच के रास्ते में चलने का एक अलग मजा है। हालांकि एक सबसे बड़ी शक्ति
अरस्तू ने भी कहा था कि सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना उनको करना पड़ता है जो सच बोलते हैं। ये होगा, जब आप सच बोलेंगे तो लोग आपसे करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और आप एक अंधकार की दुनिया में चले जाएंगे। जब आप अंधकार की दुनिया में जाएंगे तो आपके दिमाग में ऊपर वालों की तरफ से कुछ आइडियाज आएगा, कुछ किरण आएगी, जो रोशनी का किरण आएगा, जो आइडियाज आएगा, उस चीज को जमीन में उतारने का कोशिश कीजिए। ये चीज तो एक अलग, मैं जो बता रहा हूं कि वही मेरा जो टॉपिक है जिसमें मैं हमेशा सबसे बात करता हूं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ह्यूमन और वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, बिल्कुल। और उसका एक ही कंसेप्ट है जो हमारे जो कन्फ्यूशियस साहब ने कहा था कि अगर राष्ट्र क्या कहते हैं विश्व को संगठित करना हो तो पहले राष्ट्र को संगठित करना पड़ेगा, राष्ट्र को संगठित करना हो तो अपने परिवार को संगठित करना पड़ेगा, और परिवार को संगठित करना होगा तो सबसे पहले अपने आप को संवारना पड़ेगा, और अपने आप को संवारने के लिए अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। तो अपने दिलों को साफ करने का वही तरीका है कि हमारे नबी के पास जो आए थे, फरिश्ता आए थे, उसका दिल को चाक किए, काला हिस्सा निकाल करके चले गए। ये अमल लाने की जरूरत है। हर एक इंसान के दिलों से हसद, बुग़्ज़, कीना को निकालने की जरूरत है। हर एक इंसान के कैरेक्टर में जो है ना क्या कहते हैं सच्चाई को, ऑनेस्टी को लाने की जरूरत है। हर एक इंसान को सेल्फिश बनाने की जरूरत है। हर एक इंसान को क्या कहते हैं जो अहिंसक, जो महात्मा गांधी साहब ने अहिंसा का मार्ग जो अपनाया, ये सारी चीज को करने की जरूरत है। और इस चीज के लिए जो है, इस चीज के लिए बिल्कुल मास लेवल है। तो कहते हैं कि मैं देश के सारे टीचर्स से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे, आज नाउ इज द टाइम फॉर एजुकेशन रिवोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस साहब ने कहना, इज द टाइम फॉर एजुकेशन सिस्टम टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। यस, शैक्षणिक क्रांति लाने की जरूरत है, और शैक्षणिक क्रांति ला करके हम क्या कहते हैं अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में जानिए, पढ़िए, लिखिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, और आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी है इस चीज को अगर ये करते हैं तो। ऐसे इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा तो दूसरे को फायदा होगा। थैंक यू।